नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो गाइज आज आपकी क्लास जो चतुर्भुज चैप्टर चल रहा है, आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से, ठीक है ना। और आज आपको मेरा ये लुक जो है थोड़ा सा चेंजेबल लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेबल लग रहा हूँ आज, है ना। कैसा लग रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियोस देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करिएगा, लेकिन कमेंट जो भी आपको नहीं समझ में आया उसको तो कमेंट करिएगा ही। साथ में आपको मेरे इस कैसा लग रहा हूँ उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हम बच्चों, हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोग का? हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है चतुर्भुज। क्या चैप्टर का नाम है? जो हमारा चतुर्भुज चैप्टर है, जो हमारा चतुर्भुज चैप्टर है, इसी चैप्टर का आज अगला लेक्चर होगा। अब जो भी लेक्चर हो, मुझे नहीं पता है कौन सा लेक्चर है, जो भी लेक्चर हो, जो भी इसका लेक्चर हो आप लोग देख लीजिएगा, 2 या 3 मुझे नहीं पता, ठीक है ना। इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है ना। बाकी हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब उसी चीज़ को हम आगे और बढ़ाएंगे, जो चीज़ें बढ़ी हुई बची हुई है, ठीक है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप हमें बता सकते हो कि हम लोग क्या चीज़ें इसमें पढ़ रहे थे, अभी कौन सी चीज़ें बची हुई है? क्या आप मुझे बताओगे? क्या आप लोग को पता है कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? कोई कमेंट करके बताएगा अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? चलिए, जिसे पता हो वो कमेंट करे, ठीक है ना। जिसे पता हो वो कमेंट करके मुझे बताए, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। बच्चों, हमने अभी तक इस चैप्टर में ये पढ़ा कि चतुर्भुज क्या होता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के हमने कुछ योग गुण पढ़े। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 होते हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ तुम्हें बताए थे, इसके पहले वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके पास जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की सभी भुजाओं का कितना होता है? 180 होता है। चतुर्भुज का कितना होता है? 360 होता है। इसके अलावा मैंने आपको पंचभुज बताया था, ये हो गया पंचभुज, तो इसका भी आपको पता है 540 होता है। इसी तरह हम आगे भी निकाले थे। तो अगर आपको मैं शॉर्टकट में बताऊं कि किसी भी कोई भी कितनी भी भुजाएं हैं, उसके अगर अंतः कोणों का योग निकालना है, कभी भी आप याद रखिएगा, अंतः कोणों का योग क्या निकालना है आपको? अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों। तो देखिए ध्यान से, अंतः कोणों का जो योग होता है क्या होता है? अगर आप कभी भी किसी भी चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, 10 भुज, कुछ भी हो, त्रिभुज, उसमें किसी भी अंतः कोण का योग अगर आपको नहीं पता है, मैं आपसे पूछ लूं 5 भुजाओं का चतुर्भुज, पांच भुजाओं के भुज को यानी पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप बहुत ही आसानी बताओगे कि सर जी 5 में से गया 3, 5 में से गया 2, आ गया 3, 18 3 54, 540 हमारा आंसर हो गया। तो आपको मैंने फार्मूला के तौर पर नहीं बताया था, तो अब मैं फार्मूला लिख देता हूं कि इसका फार्मूला ये होता है कि 5 भुजाओं मतलब अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर ये होता है कि भुजाओं की संख्या, क्या होता है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या -2। क्या? भुजाओं की संख्या -2, ठीक है ना। और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 180 से। अब आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। आपके पास जो मैंने ये फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। यही आपका फार्मूला होता है, अंतः कोणों का योग बराबर भुजाओं की संख्या -2 × 100। अब आपसे कभी भी किसी भी भुजा का, किसी भी कितनी भी भुजाओं के एक पॉलिनोमियल का, सॉरी पॉलीगन्स का हमें निकालना होगा अंतः कोण का योग, तो आप यही फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हो। देखो ना, अगर मैं कह दूं आपको त्रिभुज का निकालना है, किसका?
त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। क्या निकालना है? त्रिभुज के अंतः कोण का योग या कोणों का योग बराबर क्या होता है? भुजाओं की संख्या। तो इसमें भुजा कितनी होती है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, -2 तो मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 मल्टीप्लाई 180 तो कितना आ गया? 180। और आपको पता भी है कि एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताइए यहां तक क्या आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ क्या? क्या आपको अभी तक इन क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हुई? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं वो कई तरह के। मैंने इसके बाद आपको बताया था इसमें बच्चों चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए चतुर्भुज के मैंने प्रकार क्या बताए थे? मैंने आपको चतुर्भुज के प्रकार भी बताए थे। तो चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार में मैंने आपको पहला प्रकार क्या बताया था? तो मैंने पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा, जितने भी होंगे वो देखेंगे। तो देखिए पहला आपको मैंने बताया था चतुर्भुज। क्या पहला कौन सा चतुर्भुज बताया था? मैंने आयत बताया था। तो चलो आयत लिख देते हैं, हालांकि सीरियल से नहीं लिखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आयत, फिर मैंने जहां आयत होता है वहां पे वर्ग भी आता है। फिर आता है आपका समलंब। क्या आता है? समलंब। फिर समलंब के बाद आता है समांतर चतुर्भुज। क्या आता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बाद आता है आपका समचतुर्भुज। क्या आता है? समचतुर्भुज। तो इन सभी चीजों को आपको पता होना चाहिए। इन सभी के बारे में मैंने काफी त्रिभुजों के, काफी चतुर्भुज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। जैसे कि आयत, आयत क्या होता है? एक आयत ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसके सारे एंगल मतलब कि डायगोनस मतलब कि विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद आज हम इस चीज को प्रूव करके देखते हैं कि क्या आयत की सच में आयत जो होता है उसको, और आयत का एक चीज और याद रखना कि आयत का जो एक विकर्ण होता है उसे 2 सर्वांग त्रिभुजों में डिवाइड करता है। वो करता है, क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो देखो आयत के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो आयत के बारे में मैं कुछ बताता हूं आपको। ये आयत है। आयत, आयत में आपको कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आयत जो होता है, आयत की समूह भुजाएं मैंने कहा बराबर होती हैं, ये तो आपको पता ही है। 90 डिग्री होते हैं सारे इसके एंगल, ये भी आपको पता ही है। इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब बराबर होते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि इसका जो डायगोनस होता है वो इसे एक डायगोनस इसका मतलब आयत का एक डायगोनस, एक विकर्ण उसे 2 बराबर 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। इस बात को हमें प्रूव करके देखना है। आज हम इस चीज को प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डायगोनस जो होता है एक आयत का, वो एक डायगोनस, एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। आज हम इस चीज को प्रूव करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर जो आपकी प्रमेय भी हो सकती है ये है, अगर मैं आपसे कभी सिद्ध करने के लिए आ जाए कि आयत का एक विकर्ण आयत को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। मैंने लिखा आयत का जो एक विकर्ण होगा वो उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। मतलब हमें ये प्रूव कर देना है कि अगर हमारे पास एक आयत है, एक आयत मैंने यहाँ पे बना भी दिया जी, मैंने एक आयत बना भी लिया, ठीक है ना। ये मैंने एक आयत बना लिया। इस आयत का नामकरण भी हम कर ही देते हैं। ये जैसा कि आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया,
ये सी हो गया, ये डी। हमें ये भी पता है कि इसके डायगोनल्स के जो एंगल होते हैं सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसका एक डायगोनल्स मैं मिला देता हूँ, एक डायगोनल्स मैं मिला देता हूँ, ये मैंने एक डायगोनल्स, आपके सामने है फिगर, ये मैंने डायगोनल्स बना दिया। अब हमें ये सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है उसको मैं लिख भी देता हूं, यहां पर लिखता हूं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी। हमें इन दोनों त्रिभुजों को, एक ये ऊपर वाला जो बन रहा है, एक नीचे वाला जो ए बी सी बन रहा है, इन दोनों को हमें सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिद्ध हो जाएगा? क्या आपके बश की बात है इसे सिद्ध करना? क्या आपने कभी इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव किया है? सब कुछ मुझे बताइए। यदि हाँ तो कमेंट करके बताइए, नहीं किए तो कोई बात नहीं, अब आने लगेगा। तो चलिए, मैंने हमेशा आपको बताया कि कभी भी हमें जो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उन्हीं त्रिभुजों को लिया जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो, आपको ए बी सी में, ए बी सी ये नीचे वाला त्रिभुज की ए बी साइड इस सी डी साइड के बराबर होगी। बोलो, क्या ए बी साइड जो है वो सी डी साइड के बराबर नहीं होगी? क्या ए बी जो है वो सी डी के बराबर नहीं होगी? तो पहली चीज तो, और दूसरी चीज यहां पर लिखा हूं मैं ए बी सी, यहां पर लिखा हूं ए डी सी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? ए बी बराबर ए डी, इस चीज को थोड़ा सा सीधा लिखना पड़ेगा, ये चीज उल्टा लिखा है, ए डी सी। इसको होना चाहिए था ए बी बराबर बी सी, किसके बराबर होगी? बी सी, तो ए डी के बराबर होना चाहिए, तो बी सी बराबर ए डी। बी सी जो है, बी सी किसके बराबर होगी? ए डी के, तो बी सी, बी सी हमें दिखाना ए बी तो बराबर होगी सी डी सी के। यहाँ पर थोड़ा सा सही लिखना पड़ेगा, ये सही लिखा नहीं है, इसको सही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए बी बराबर सी डी होगा। तो ए बी बराबर सी डी, अगर मैं यहाँ पर सी डी लिख देता हूँ तो बचा क्या? सी डी ए, और उसके बाद बी सी बराबर ए डी, हाँ, और ए सी बराबर ए सी। अब सही है, यानी प्रूविंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही लिखा होगा, सी डी ए। ध्यान से देखना, आपके पास ये चीज प्रूव करना है, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी बराबर सी डी ए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, ए बी सी नीचे वाला त्रिभुज है, इसकी जो ए बी साइड है, ए बी साइड वो इस सी डी साइड के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि दिया है, लिख दो, या यूं कह दो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी लिख दो। अगर लिख दोगे आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप लिख दो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, अब उसके बाद हमें दिखाना है बी सी, ये इस ए बी सी की बी सी साइड ए डी सी या सी डी ए की ए डी साइड के बराबर होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बी सी साइड होगी वो इस त्रिभुज की ए डी साइड के बराबर होगा। क्यों होगा वो भी लिख देते हैं, क्योंकि दिया है, या दिया है नहीं लिखना चाहते तो मैंने कहा ना कि सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दो चीज हो चुकी, तीसरी आपको क्या है? तीसरी क्या बराबर हो सकती है? तीसरा आप लोग मुझे बताइए कि तीसरा इन दोनों में क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है या बराबर है? क्या आप बता सकते हो कि दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो बराबर दिख रही है?
बताइए, ऐसी कोई चीज है जो आपको सही दिख रही है, बराबर दिख रही है? खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूं आपको, बता दूं? तो ध्यान से देखो, आपको जो एसी साइड है वो दोनों में है, तो जो एसी है वो दोनों में होने की वजह से उभयनिष्ठ हो गई। क्या हो गई? उभयनिष्ठ। कैसी भुजा हो गई? उभयनिष्ठ भुजा। और जब दो त्रिभुज के उभयनिष्ठ भुजाएं होती हैं तो बराबर ही होती है। इस त्रिभुज के लिए एसी 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे के लिए भी वो 5 सेंटीमीटर ही होगी, है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि एक की 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरे के लिए वो उसका कीमत बढ़ जाएगा, उस 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो आपने, हमें ये भी पता है कि सर्वांगसम दिखाने के लिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें ही फॉलो अप करना होता है। सिर्फ तीन चीजें, या तो तीनों भुजाएं बराबर दिखा दो, या तो दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिखा दो, या तो फिर दो कोण उनके बीच का एक भुजा दिखा दो, या फिर RHS दिखा दो, या फिर और क्या हो सकता है? AAS, हाँ ASS भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन SAA थोड़ा ना होता है, ये नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना कि ASS भी होता है। तो आपके पास ये कुछ कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस के थ्रू आप दिखा सकते हो। मतलब कि आपको हर एक, ऐसा कोई देखो समांतर नहीं है जिसमें आपको भुजा नहीं है, तो यानी हर कोई भी एक दिखाओ, सब में एक भुजा कम से कम कंपलसरी है, एक भुजा आपको सब में दिखाना ही पड़ेगा बराबर। या तो तीनों भुजाएं बराबर दिखा दो, यस 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 से, या तो दो भुजाएं उनके बीच का एक कोण दिखा दो, यस ए यस से, या तो फिर दो कोण उनके बीच की एक भुजा दिखा दो, ए यस ए से, या फिर आप एक कोई ऐसा सर्वांगसम त्रिभुज जो दिखा रहे हो उसमें उन्हें क्या प्रूव कर दो, समकोण त्रिभुज प्रूव कर दो RHS से, या फिर आप एक कोण उनके बाद की दो भुजाएं दिखा दो, तो वो भी आपका यानी SAA होता है। क्या होता है यहाँ पर? SAA होता है, SAA, ठीक है ना? यानी भुजा कोण कोण, ठीक है ना? तो ये त्रिभुज भी आपके क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, तो आपके दोनों त्रिभुज जो कि आपको प्रूव करना था, त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। क्यों? तो यहाँ पर लिख दो SSS सर्वांगसम था नियम से। अब हमें यही प्रूव करना था, हमने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर आप चाहते तो इस वाले डायगोनल्स को मिलाकर भी आप प्रूव कर सकते थे, तब आपका भी सेम यही प्रोसेस था, बस इस बार क्या होता, BD बराबर BD आपकी उभयनिष्ठ हो जाती, ठीक है ना? फिर से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते। अब मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ तक आपको क्या किसी भी तरह का दिक्कत हुआ? क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको कहीं पर भी आपत्तिजनक चीजें समझ में आई? बिल्कुल नहीं आई होगी, मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना? आज आना चाहिए ये चीजें, एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपके दिमाग में भेजे में चीज आनी चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो। मैं कई बार कह चुका हूँ, जब आप लोग को चीजें सीखना है, जब आप चीजों को सीखोगे तो आपको कभी ये नहीं दिमाग लगाना है कि ये सर जी कोर्स में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। अभी आप लोग सीख रहे हो, बाकी जब बात की बात है, मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ, आप परेशान हो, आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना? चलिए इसको हटा दिया जाए। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको हटाने के बाद अब आते हैं वर्ग वाला भी आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि वर्ग जो होता है उसका भी यही हाल होता है। क्या होता है? वर्ग में भी हमें यही चीज प्रूव करना है, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा हटा देता हूँ, नहीं हटाता हूँ। वर्ग भी आप प्रूव कर सकते हो, यहाँ पर मैं वर्ग लाता हूँ इस बार, ठीक है ना? इस बार मुझे वर्ग का, इस बार मैं आपको वर्ग भी देखो प्रूव करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्ग भी, वर्ग का एक विकर्ण भी, वर्ग का एक विकर्ण वर्ग को, वर्ग का एक विकर्ण वर्ग को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, इस बात को हमें इस बार प्रूव करना है। तो आपके पास इसके लिए एक वर्ग होना चाहिए। तो चलिए हमने एक ये वर्ग बना दिया, ठीक है ना? आपके सामने एक वर्ग है, ठीक है ना? अब ये वर्ग के साथ साथ इसकी कुछ कंडीशंस भी हम लिख देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको पता होना चाहिए वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती? ये अब मैं किसी एक डायगोनस को इसमें मिला देता हूँ, कोई भी एक डायगोनस। चलो मैं इस डायगोनस को मिला दिया, इससे मिला दिया। अब मैंने इसको मिला दिया तो आपके पास भी फिर से वही चीजें कंडीशन सामने आ जाएंगी, ठीक है ना? चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ आपके लिए।
मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ प्रूफ करके, नहीं आप कहोगे वही में काम, अरे हटा नहीं। चलिए ध्यान से, आपके पास ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, जिसमें हमने एक डायगोनल AC को खींच दिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग होंगे, क्योंकि यही कहा गया है इसमें। चलो वही काम करना है, हमें फिर से वही दो त्रिभुज ले लेना है। हमने दो त्रिभुज आपके सामने देखो ले लिया है, तो AB और CD, AB बराबर, और यहाँ पर इस बार आप चाहो तो यहाँ पर इसको आप चाहो तो ADC ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इस बार आप ADC भी लिख सकते हो, ADC लिख दो, AB बराबर AD, AB बराबर AD। खैर कोई बात नहीं, इससे पहले जो था वही रहने दो, ठीक है ना, यही रहने दो, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, तो इसको प्रूव करने के लिए वही काम आपको करना है, जो त्रिभुज हम लोग लिए थे वही त्रिभुजों को हम लेंगे फिर से एक बार, हम वही त्रिभुजों को फिर से लेंगे। चलो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। काम वही है, काम वही करना है। हमने ले लिया त्रिभुज ABC और CDA, इन दोनों त्रिभुज में हमें फिर से चीजों को दिखाना है। क्या दिखाएंगे कि ABC की AB साइड इस ADC के CD साइड के बराबर होगा, नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ना कि AB बराबर CD। यहां पर आप लिख सकते हो कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत, हमने लिख दिया कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB भी CD के बराबर होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन, इस ABC की BC साइड AD साइड के बराबर होगा, तो BC साइड इस AD के भी बराबर। फिर वही कंडीशन, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों में कवर हो गया। अगला है AC दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, AC आपकी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसको भी आप लिख दो उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा, आपकी ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। कैसी भुजा हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो, अब ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा था, जिसका वजह से AC भी बराबर AC की हो जाएगा। अब आपको फिर से दिख रहा है कि AB बराबर CD, BC बराबर AD, AC बराबर AC, ये तीनों की वजह से आपका त्रिभुज ABC ये फिर से आपका सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CDA के, ठीक है ना, CDA के सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, फिर से कंडीशन वही, भुजा भुजा भुजा। कौन सी कंडीशन, भुजा 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 सर्वांग समता से ये आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब आप लोग मुझे ये बताइए बच्चा पार्टी कि आपको कहां पर दिक्कत हुई। अब आपको वर्ग भी दिखाना हो, कोई पूछे कि क्या वर्ग का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, तो आप कहोगे सही बात है, डमटता है। कह दिया जाए कि निकाल के दिखाओ, तो क्या आप लोग नहीं दिखा पाओगे, तो इस बात को आपको याद रखना है। और वर्ग की मैंने बताया था कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहली कंडीशन। वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, दूसरी कंडीशन। तीसरा क्या होता है, वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होता है, ये भी आपको तीसरी कंडीशन। और चौथी अभी मैंने बताया कि वर्ग का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, ये चौथी कंडीशन। और याद रखना कि अगर वर्ग का हम दूसरा विकर्ण भी मिला दें, वर्ग का अगर हम दूसरा विकर्ण भी मिला दें, तो कितने त्रिभुज दिखने लगे, चार त्रिभुज। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, तो ये चारों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। याद रखना इस बात को भी, एक त्रिभुज के दोनों विकर्ण त्रिभुज को चार बराबर चार सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। इस बात को याद रखना कि एक अगर आपके पास वर्ग है, तो वर्ग का दोनों विकर्ण उसे चार सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता, तब ये
चारों त्रिभुज जो होंगे सर्वांगसम होंगे। और याद रखना कि अगर किसी वर्ग का, मैं कह देता हूं इस वर्ग का क्षेत्रफल, अगर मैं कह दूं जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल मैं कह दूं 36 है, कितना है 36, तो जब सर्वांगसम त्रिभुज है तो सर्वांगसम का मतलब तो जानते हो ना कि उसकी भुजा, उसके कोण सब कुछ बराबर होना चाहिए, है ना, सब चीज बराबर होना चाहिए, एकदम उतना ही बड़ा होना चाहिए तभी वो सर्वांगसम होता है। तो इसका मतलब कि अगर ये 36 है, इसका टोटल, इस वर्ग का क्षेत्रफल टोटल कितना है 36 वर्ग इकाई है, तो एक जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो एक त्रिभुज इतना बड़ा बना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो याद रखना टोटल बाई कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 9 36, यानी कि ये 9 9 में सब बढ़ जाएंगे, सारे जो क्षेत्रफल होंगे इनके 9 9 के होंगे, क्योंकि वर्ग है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं उसको तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 4 बराबर सर्वांगसम त्रिभुज में होते तो सर्वांगसम होंगे तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, तो जिसकी वजह से 36 इसका वर्ग इकाई, यानी मतलब कि एक जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, तभी 9 चौके 36, 36 वर्ग इकाई बना। तो याद रखना इस बात को, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपके पास समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज पर भी मैंने आपके बात की थी, आपसे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो समलंब चतुर्भुज है इसके बारे में मैंने जब आपसे डिस्कस किया था तो मैंने डिस्कस क्या किया था उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए समलंब के बारे में हम आज आपसे फिर से एक बार बात कर लेते हैं। चीजें पढ़ो ठोस, समलंब, इसको समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो कोई बताएगा, मैंने क्या बताया था आपको, समलंब चतुर्भुज के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कोई बताएगा, कोई है ऐसा बच्चा जो बता सकता है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका सिर्फ एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। मतलब a quadrilateral which only one pair is parallel, a quadrilateral which only one pair is parallel, that's called is trapezium। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना मेरे लाल कि ये हो गई आपकी एक लाइन, एक हो गई इस यहां से मैंने यहां मिलाया और एक यहां से मैंने यहां मिलाया, फिर मैंने इन दोनों को मिलाया, ठीक है ना। ये इसके बाद आपको ध्यान से समझना है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस पार्ट को, ये आपके पास मैंने एक ट्रेपेजियम बना दिया। क्या इसे आप ट्रेपेजियम कह सकते हो? क्या आपकी नजर में इसकी वैल्यू ट्रेपेजियम की है या फिर नहीं है? क्या आप इस चीज को ट्रेपेजियम कह सकते हो? हाँ बताइए, क्या आप इस चीज को ट्रेपेजियम कह सकते हो या फिर नहीं कह सकते? आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसे आप ट्रेपेजियम कह सकते हो या फिर नहीं कह सकते? क्या इसे आप कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, मुझे बताइए। बताइए, नहीं कह सकते? कह सकते हो ना? ध्यान से देखो, समलंब चतुर्भुज की मैं खासियत बता रहा था आपको, उसको देखना है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, इतना समझ में आया? उसके बाद ध्यान से देखो, ये जो सी डी है लाइन सी डी, वो ए डी के पैरेलल खींची गई है, यानी जो सी डी है वही पैरेलल है ए बी के। और मैंने यही कहा था कि जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है उसका सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, ठीक है ना। तो यानी सी डी जो ऊपर वाली लाइन है वो ए बी के पैरेलल है और दूसरा पेयर समांतर नहीं होता है। मतलब कि अगर आप बात करो ए डी, तो ए डी आपका पैरेलल नहीं होगा किसके, बी सी के। अगर ये भी पैरेलल हो गया तब तो वो आपका समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है ना।
तो अभी तो फिलहाल समांतर पे नहीं, हम समलंब सीख रहे हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका सिर्फ एक पेयर समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके अलावा समलंब की कुछ और भी खासियत होती है कि इस कोण और इस कोण, इस कोण, इस कोण दोनों का योग 180 होता है। यानी कि एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एंगल ए आपको दिख रहा है, एंगल ए और ये एंगल डी, इन दोनों का सम 180 होता है। और साथ में एंगल सी और एंगल बी का सम भी 180 ही होता है। अब मुझे आप लोग जरा ये बताओ कि इन दोनों का सम 180 क्यों होगा? कोई बता सकता है कि इन दोनों का सम 180 क्यों होगा? Why is the sum of angle A and angle D is 180? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे हो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। खैर मैं बता ही देता हूं आपको, खैर मैं आपको बता ही देता हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, मैं समलंब बता ही रहा हूं तो इसको भी हटा ही देता हूं और इसको ध्यान से देखो। ये आपके पास फिगर है, इस फिगर में आप ध्यान से देखो, अब इस फिगर में आप ध्यान से देखो, ये फिगर थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये फिगर थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा सीधा कर देते हैं। अब सीधा हो गया है ना, अब सीधा है ना। हाँ अब ध्यान से देखो, मैं कह दूं आपसे कि इस त्रिभुज का ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ठीक है ना। तो मैं इससे कह दूं कि आप इसके एंगल बता सकते हो, ये 50 है और ये वाला मैंने कह दिया कि ये वाला 70 डिग्री है, ठीक है। मैंने कह दिया ये 50 डिग्री है, नीचे वाला 70 डिग्री है। तो आप मुझे जरा ये बताओ कि इन दोनों एंगल में जो है, इन दोनों एंगल्स की बात कर दिया 50 और 70, तो इन दोनों के अलावा एंगल सी और एंगल ए आप बता सकते हो कितने होंगे? तो आप कहोगे बहुत आसान है, अभी भी आप सर ने बताया कि आप ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच के जो इंटीरियर एंगल होते हैं एक ही तरफ के, उनका सम 180 होता है। मतलब कि एंगल ए और एंगल डी इन दोनों का सम 180 होगा। आपने तो एंगल ए पूछा ही है और एंगल डी हमें दे दिया है 50 डिग्री, है ना, और बराबर 180 होता ही है। तो मतलब एंगल ए जो है वो आपका हो जाएगा कितना, 180 माइनस 50 डिग्री। तो घटा दोगे तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री। तो जैसे ही आपने एक एंगल ए निकाल लिया 130 डिग्री, आपने इस एंगल को तो बता दिया कि अब ये एंगल आपका 130 होगा। अब हमें निकालना है एंगल सी। तो अगर आप एंगल सी निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, एंगल सी अगर आप निकालना चाहते हो तो एंगल सी के लिए आपको पता ही है कि एंगल बी और एंगल सी इन दोनों का सम भी 180 हो। तो जब इन दोनों का सम 180 होगा, एंगल बी तो आपके पास दिया था कितना, 70 डिग्री, और प्लस दिया एंगल सी ये निकालना था आपको, इक्वल टू 180। एंगल सी आपके पास जो हो जाएगा वो 180 से आपको इस 70 को माइनस कर देना है। तो आपके पास एंगल सी कितना आ जाएगा, 100। और शायद इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि आपको ये बातें कहाँ तक क्लियर हुई, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद की चीजें जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समांतर चतुर्भुज को आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद की जो चीजें हैं समांतर चतुर्भुज की, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जरा आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, क्या आपको उनका जवाब पता है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि √3 और √5 के बीच की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होंगी, वो बता सकते हैं? देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस, आपसे मैं कुछ जरा पीछे से पूछता हूं, आपको देखता हूं कितना याद है, उनको बताओ। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि √3 और √5 के बीच की
परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बताइए। आपके पास जो क्वेश्चन दिया है √3 और √5 के बीच की परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बताना है, क्या हो? तो क्या आप बता सकते हो कि इसके बीच की परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताओगे कुछ? तो याद रखना कि अगर कभी भी आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बताना हो तो पहले जब भी ऐसी संख्याएं आ जाए, मतलब कि ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या या यूं कह लो अपरिमेय संख्याएं। तो जो आपके पास इस तरह से अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं तो उनको बताने के लिए पहले इन्हें आप दशमलव बदल लो। तो आपको तो पता ही है कि आप √3 को 1.732 कहते हो और इस √5 को आप 2.236 कहते हो। अब आपको लिखना है इनके बीच की परिमेय संख्या। आपको पता ही है कि परिमेय संख्याएं तो अनंत होती हैं, तो इनके बीच की कोई भी दो परिमेय संख्या उठा लो। आपको साफ साफ दिख रहा है इनके बीच की अगर परिमेय संख्या की बात करें, किसकी? परिमेय संख्या। तो आपको समझ में आना चाहिए इनके बीच में परिमेय संख्याएं आपको दिख पा रही होंगी। कौन सी परिमेय संख्या इसके बाद बीच में दिख रही है? तो आप ध्यान से देखो 1.7 से लेकर 2.2 तक आप लिख सकते हो। नहीं, 1.8, 1.9, 1 मतलब 2, फिर 2.1, 2.3, 2.4, 2.1 तक, है ना? मतलब 1.7, फिर 1.8 आएगा इसी के बीच में, 1.9 भी आएगा, फिर 2.0 आएगा, फिर 2.1 आएगा। और अगर बात किया जाए कि 2.2 भी आ सकता है, क्योंकि आप 2 इसको 2 और फिर 36 है तो आप यहाँ पर कुछ और लिख दो, 30 लिख दो, तो ये भी तो इनके बीच की संख्या है। तो इसके बीच की परिमेय संख्या लिखने के लिए 1.7 के बाद आप चलो 1.8 ले लो। अब मुझे बताओ कि 1.8 जो है इन दोनों के बीच की संख्या नहीं है क्या? आप चाहते हो तो 1.9 भी ले लो, चलो 1.9 भी ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों के बीच आएगी। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, 1.73 ले लो, ठीक है ना? 1.73 ले लो, 1.73 भी आएगा, राइट? 1.73 संख्या भी इसके बीच ही है, क्योंकि ये 732 लिखा है और मैंने सिर्फ 700 यहाँ पर जीरो लगाना तो लगा सकते हो, ये 730 सिर्फ मैंने लिया है। तो बताओ 1.730 भी तो 1.732 के बीच में ही आएगी? नहीं, इसके बीच नहीं आएगी। 1.732 तो ये कम हो गया ना, इसका मतलब 1.733 ले लो, 1.733 ले लो, 34 ले लो, 1.733 ले लो, तब ये आएगी इसके बीच में, क्योंकि वो तो छोटी हो जाएगी ना उससे। तो 1.73 मैंने ले लिया, 73, और यहाँ पर 2 था तो मैंने 3 ले लिया। अब बताओ ये संख्या भी तो इन दोनों के बीच ही आएगी। तो उसने पूछा था परिमेय संख्या, तो ये लो। अब इन्हें परिमेय बदलना हो तो बदल दो। परिमेय बदलना तो आपको आता है कि इसको आप 18/10 लिख दो, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 1 उसके आगे ले लो। इसको बदलोगे तो 19/10 हो जाएगा। इसको लिखोगे तो 1.733 तो 1733/1, 1 के आगे 3 नंबर है, 3 जीरो लगा दिए। ये भी आपकी एक परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि परिमेय संख्या हम किस तरह से निकालते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच आपको अपरिमेय संख्या बताना है, क्या बताना था? अब आपको यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखिए अपरिमेय संख्या बताना भी बहुत आसान है। अपरिमेय संख्या देखो किस तरह से आप बता सकते हो। अपरिमेय बताने के लिए यहाँ पर चलो आ लगा देते हैं, और ध्यान से समझना इन अपरिमेय संख्याओं को बताने का सबसे बहुत ही आसान तरीका है। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से अपरिमेय संख्या किस तरह से बताते हैं। आपको तो पता है ना कि इसके बीच में अपरिमेय संख्या किस तरह से लिखते हैं, आपको पता है ना, जैसा लिखना है 3.01, फिर 001, फिर 0001 डॉट डॉट डॉट, मैं लिख दिया 4.50, फिर 500, 5000 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे जीरो लगाकर आप उनके वैल्यू को बदलते चले जा सकते हो, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि जब इस क्वेश्चन को आप लिखोगे तो 1.7 है और यहाँ पर 2.2 है, तो इसके बीच में 1.8 तो आएगा ही ना। 1.8 आएगा कि नहीं आएगा? तो बस 01, फिर 001, 0001 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो 1.9 भी लिख सकते हो, फिर 1 ना लिख करके कुछ और भी लिख सकते हो, 7 लिख दो, फिर 007, 0007 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं आपकी क्या हो गई? अपरिमेय संख्याओं का बेस्ट उदाहरण। आप इस तरह से किसी भी संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको इन क्वेश्चंस में कहां पर दिक्कत हुई, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसे आपको करने में दिक्कत हो रही है? नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का दिक्कत। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं।
क्वेश्चन जो है वो ये है, बस 2 मिनट रुकिए, एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछता हूँ। यदि x प्लस थ्री, यदि x प्लस थ्री ये जो है 3x² प्लस एम एक्स, 3x² प्लस एम एक्स प्लस 6 का एक गुणनखंड है, प्लस 6 का एक गुणनखंड है, तो m बराबर क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास दिया है कि यदि x प्लस थ्री जो है वो 3x प्लस एम एक्स प्लस 6 का एक 3x² प्लस एम एक्स प्लस 6 का एक गुणनखंड है, तो m का वैल्यू बताओ। आपको तो ये बात पता होना चाहिए कि जब कोई किसी का गुणनखंड होता है तो हमेशा उसका शेषफल 0 आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपके पास ये जो दिया हुआ है ये आपका gx है, और gx बराबर हम 0 रखते हैं, मतलब x प्लस थ्री बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा, -3। अब हमें पता है कि जो px है, मतलब जो gx है वो px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अतः 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 हम तो ये जानते हैं ना कि शेषफल क्या है, शेषफल बराबर px होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि शेषफल इस सिचुएशन में क्या आएगा, 0, क्योंकि जब कोई किसी गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 आता है। लेकिन px हमारे पास क्या दिया था, 3x² प्लस एम एक्स प्लस 6। आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, 3x² प्लस एम एक्स प्लस 6 बराबर 0 लिख सकते हो। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 इंटू एक्स बराबर हमने निकाला है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स बराबर -3 प्लस 6 बराबर 0। ये 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाता है, और ये प्लस का नहीं बल्कि -3m हो जाएगा, और ये प्लस 6 बराबर 0। तो ये 6 इसमें जुड़ जाएगा, 7 6 13 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, मतलब 33 माइनस 3m बराबर 0। इसके आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं इस 3m 33 को उधर भेज दो, तो -3m बराबर -33, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर आपके पास आ जाएगा 33/3, तो 3 एक कम 3 1, यानी m की वैल्यू आपके पास 11 आ जाएगी। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको इस प्रश्न में कहाँ पर दिक्कत है। इस तरह के प्यारे प्यारे शानदार क्वेश्चंस करने में क्या आपको दिक्कतें होती हैं? नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछता हूँ, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन भी होगा, ठीक ना। इंट्रोडक्शन आपका आगे चलता रहेगा। यहाँ पे दिया है, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 7, देन x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो आपको ये देखना है यहाँ पर प्लस है, तो आपके पास जो दिया होगा x प्लस 1/x बराबर 7, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। अब आपके दिमाग में आ रहा है दोनों पक्षों का वर्ग क्यों किया जा रहा है, तो आपको देखो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है उसमें पूछ क्या रहा था, उस क्वेश्चन में पूछा है स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर भी 7 का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए क्या है, x है, इंटू बी क्या है, 1/x है, बराबर 7 का स्क्वायर 49। इसके आगे देखो, आप ध्यान से देख रहे होगे, तो यहाँ पर इस x से x कट जाएगा, और x का स्क्वायर तो x² ही होता है, प्लस यहाँ पर 1/x² हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x², राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। इतना करने के बाद आपको पता है यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 2 बराबर 49। तो आप यहाँ से x² प्लस 1/x² बराबर 49 उधर भेज दो, तो 49 माइनस 2 बराबर x² प्लस 1/x² बराबर कितना है, 49 में 2 घटाओगे तो 47, कितना आएगा, 47। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसी क्वेश्चन में चेंजेबल ये हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पर माइनस दे देता,
अगर x माइनस 1/7 बराबर 7 दिया होता और x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछता तो क्या करते, तो वही काम करते। यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाता, माइनस, और उसके बाद फिर से हमें वही काम करना पड़ता, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता। क्या करना पड़ता, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता। अब जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करते तो यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी हमको ये मिल जाता है ना, ये मिलता है कि नहीं मिलता, तो x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो 1/x² ही आएगा, और माइनस 2a x है इंटू b क्या है 1/x है बराबर 7×7=49। यहाँ पर हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस x से x कट जाता है तो 2 बराबर 49। तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 49, और ये प्लस का 2 उधर पहुँच जाएगा, प्लस में हो जाएगा मतलब, तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 49 2 51। तो इस सिचुएशन में आपके पास आंसर कितना आ गया 51। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पर हुई। आपको इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे बताइए, और अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो फिर अगर कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस तरह से लास्ट में 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे और पीछे जो है आपका रिवीजन भी होता रहे। इसलिए मैं आपको बीच बीच में ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करेंगे, मिलेंगे जल्द ही आपके साथ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिए 1 से लेकर 7 तक की सारे चैप्टर रिकाइव करते रहिए। आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उससे कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को हम जरूर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए यहीं पर है। अब बस आप ही क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और क्या करना है मेरे को, बस आप क्वेश्चन पूछो भाई, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आपको जो क्वेश्चन डाउट हैं उन डाउट्स को आप कमेंट कर दिया करो, उससे क्या होगा, मुझे आपके उन डाउट्स को सॉल्व करने में आनंद आएगा, ठीक है ना। आप पूछोगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी इसके नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।